हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे अपने चौथे लेसन प्लान को, जो हमारे विषय गणित का है। और आज का हमारा प्रकरण है बीजगणितीय अवधारणा। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप पाठ्य योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो विद्यालय के नाम में आपकी टीचिंग जहाँ लगी होगी उस विद्यालय का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका ये दिनांक, जिसमें आपका होगा दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि। विषय हमारा गणित है, प्रकरण है आज का बीजगणितीय अवधारणा। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अब आता है हमारा समान उद्देश्य। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि समान उद्देश्य जो है वो हमारा विषय से संबंधित होता है, और विषय सभी लेसन प्लान में वही रहता है, बदलता नहीं है। जिसके कारण आपका जो समान उद्देश्य है, अगर आपने पहले लेसन प्लान में लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्ववत लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है, अगर आपका पहला यह लेसन प्लान है, तो आप मेरी पहले वीडियो में जाके समान उद्देश्य इसका देख सकते हैं और वहाँ से समान उद्देश्य आप लिख लेंगे। एक बार आप समान उद्देश्य लिख लेंगे और उसके बाद जितने भी आपको लेसन प्लान बनाने हैं मैथ के, यानी गणित के जितने भी लेसन प्लान बनाने हैं, आप वहाँ पे पूर्ववत लिख सकते हैं। आपको बार बार समान उद्देश्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारा प्रकरण से संबंधित होता है, और प्रकरण हमारा सभी लेसन प्लान में बदलते रहता है, जिसके कारण जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है वो भी बदलते रहता है। तो आइए देखते हैं, विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको मुख्यतः 3 बिंदु देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, और हमारा तीसरा होता है क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसमें छात्रों को क्या ज्ञान होगा इसके बारे में आप लिखते हैं। आपका जो उद्देश्य है पढ़ाने का, उसका क्या उद्देश्य है ज्ञानात्मक में। तो देखिए, पहला है छात्र चर और अचर के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र संख्याओं तथा अक्षर संख्याओं चर पर मूल संक्रियाओं से अवगत हो सकेंगे। अब आता है दूसरा हमारा बोधात्मक उद्देश्य। तो देखिए, बोधात्मक उद्देश्य यानी बोध मतलब होता है समझना। तो देखिए, इसमें छात्र जो क्या समझेंगे, आपके पढ़ाने का क्या उद्देश्य है कि छात्र जो है, छात्र चर एवं अचर संख्याओं में भेद कर सकेंगे। दूसरा, छात्र अक्षर संख्या अथवा बीज की अवधारणा का बोध कर सकेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग लेसन प्लान क्यों बनाते हैं, तो आप सभी को पता है कि जो लेसन प्लान इसलिए बनाया जाता है कि जब आप कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आप उनसे किस प्रकार पढ़ा सकते हैं, किस प्रकार प्रश्नों को पूछ सकते हैं, आप शुरुआत कैसे करेंगे, यह सारी चीज़ें जो पढ़ाने के पहले जो कि प्लानिंग की जाती है, प्री प्लानिंग, उसे हम लोग पाठ्य योजना कहते हैं। यानी जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको एक योजना के तरीके से, कि आपको कब प्रश्न पूछने हैं, कब उसका व्याख्या देना है, कब स्पष्टीकरण देना है, कब आपको बोध प्रश्न पूछना है, यह सारी चीज़ें आपकी लेसन प्लान में आती हैं। फिर तीसरा देखिए हमारा होता है क्रियात्मक उद्देश्य। तो छात्र जानने और समझने के बाद जो क्रिया करते हैं उसे हम किस में लिखते हैं, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो देखिए, पहला है छात्र चर एवं अचर के प्रयोग द्वारा दैनिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में देख लीजिए, जैसे आप जब कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपका जो प्रकरण होता है उससे संबंधित जो भी कुछ आप छात्रों को समझाने के लिए ले जाते हैं वो आपकी सहायक सामग्री में आता है। जैसे श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं चौक, डस्टर, पुस्तक। यह सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा पूर्व ज्ञान का। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पूर्व ज्ञान में हम वो लिखते हैं कि जो आप प्रकरण छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं उस प्रकरण के विषय में छात्रों को पहले से थोड़ा बहुत ज्ञान है अथवा नहीं है। तो देखिए, छात्र अंकगणित में संख्याओं और उन पर मूल संक्रियाओं से अवगत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न का।
तो जैसा कि आप सभी को पता है, प्रस्तावना प्रश्न से ही लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय बहुत ही सावधानी बरतना होता है कि जो आपके प्रश्न हैं वो सरल होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए, आपके प्रकरण से ही संबंधित होने चाहिए। इधर उधर के प्रश्नों को आपको इसमें नहीं रखना चाहिए। और जो प्रश्न है आपके, उसकी संख्या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और आपको प्रश्नों को इस प्रकार रखना है कि जो आपका प्रकरण है आखिरी में वो निकल कर सामने आए। जैसे इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। पहला है हमारा क्रमांक या क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया। तो देखिए पहला प्रश्न है छात्राध्यापक क्रिया में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो छात्रों का उत्तर है 7 दिन होते हैं। दूसरा प्रश्न है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो छात्रों का उत्तर है 12 महीने होते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, आपकी कक्षा में प्रतिदिन कितने विद्यार्थी आते हैं? तो छात्रों का जो उत्तर है कभी कभी सभी लोग, यहाँ पे देखिए कभी कभी सभी लोग आते हैं और कभी कभी कुछ कम विद्यार्थी आते हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है। चौथा प्रश्न हमारा, ऐसी संख्याओं को जिनका मान निश्चित नहीं होता है क्या कहलाती हैं? तो ये छात्रों के लिए क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है और इसका स्पष्टीकरण आप लोग आगे देंगे। अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, उद्देश्य कथन इसलिए किया जाता है कि आज आप प्रकरण में क्या पढ़ाने वाले हैं। और उद्देश्य कथन करते समय आपको जो छात्राध्यापक होते हैं उनके अंदर एक उत्साह होना चाहिए, एक ऊर्जा होना चाहिए, जिससे जो छात्र हैं उनकी तरफ आकर्षित हो, अर्थात उनका ध्यान जो है कक्षा में ही केंद्रित हो और वो पढ़ाई लिखाई कर सकें। यदि जो छात्राध्यापक हैं जो टीचिंग कर रहे हैं, अगर उनके अंदर ही उत्साह और ऊर्जा नहीं रहेगा तो जो आपके कक्षा के छात्र हैं उनका ध्यान केंद्रित नहीं होगा और वे कक्षा के बाहर उनका ध्यान चला जाएगा। तो ठीक है, इस बात का आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आप अपने क्लास में अनुशासन बनाए रखें और इस प्रकार स्फूर्तिवान रहें कि जो छात्र हैं उनका ध्यान भी केंद्रित रहे कक्षा में। तो देखिए आज हम चर एवं अचर संख्याओं तथा इनकी सहायता से बीजगणितीय अवधारणा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो देखिए अगर आपने अपना जो प्रकरण है आपका उसको ज़्यादा बड़ा है तो आप 2 भागों में तोड़ के पढ़ा सकते हैं। तो जब आप प्रस्तुतिकरण लिखेंगे तो अगर आपने 2 भागों में तोड़ के पढ़ाया है तो आप लिखेंगे अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत प्रकरण को दो भागों में विभक्त करके पढ़ाया गया है। अब देखिए इसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला होगा आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, मैंने अभी बोला है कि यदि छात्र है तो छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा हो जाएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। अब देखिए शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा चर, छात्राध्यापक क्रिया में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्टीकरण लिख लीजिएगा या व्याख्या लिख लीजिएगा, वे अक्षर जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है चर कहलाती हैं। छात्र क्रिया में छात्र मौन पूर्वक ध्यान से श्रवण करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में चर अक्षर क ख ग अ ब श। आगे बढ़ते हैं, चर को हिंदी वर्णमाला के अक्षरों अ ब श द या क ख ग आदि से अथवा अंग्रेजी वर्णमाला के ए बी सी अथवा एक्स वाई जेड इत्यादि अक्षरों से व्यक्त करते हैं। जैसे किसी दिन कक्षा में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या यक्स, जहाँ एक्स उस दिन कक्षा में न आने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो देखिए यक्स का जो मान होगा आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 या आपको जहाँ तक रखने का मन करे आप रख सकते हैं। सभी विद्यार्थियों की संख्या तक हो सकता है, ठीक है। फिर श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे चर ए बी सी डी एक्स वाई जेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे p = n-x, जहाँ p है क्या, किसी दिन कक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी, और n है आपका कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या, और x क्या है, न आने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। अब शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा,
यहाँ पे देखिए शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा क्या, शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा अचर। फिर छात्राध्यापक क्रिया में आपका स्पष्टीकरण होगा, वे संख्याएं जिनका मान सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है, अर्थात जिनका मान सदैव नियत रहता है, अचर कहलाते हैं। जैसे 5, 6, 7, 8, 202, 9004 इत्यादि। ठीक है। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। जब आपका एक प्रकरण पूरा जाता है तो आप बोध प्रश्न पूछते हैं। बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बोध प्रश्न क्यों पूछते हैं, तो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया है कि बोध प्रश्न हम लोग इसलिए पूछते हैं कि आपने जो छात्रों को पढ़ाया या समझाया उन्हें कितना समझ में आया, उन्हें कितना याद हुआ, यह सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग क्या है बोध प्रश्न पूछते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, जेड कैसी राशि है, चर या अचर, तो छात्रों का उत्तर है चर। दूसरा प्रश्न है 6 चर है या अचर, तो छात्रों का उत्तर है अचर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका शिक्षण बिंदु में हेडिंग होगा संख्याओं अचर तथा अक्षर संख्याओं चर पर मूल संक्रियाएं। छात्राध्यापक क्रिया में हेडिंग होगा योग की संक्रिया। जब हम 9 में 7 को जोड़ते हैं तो योगफल 9 + 7 = कितना होगा 16 प्राप्त होता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। वही चीज़ आप श्यामपट्ट कार में लिख लीजिएगा, 9 + 7 = 16। फिर इसी प्रकार यक्ष में 7 जोड़ने पर योगफल कितना होगा x + 7 प्राप्त होता है। श्यामपट्ट कार में x + 7 आप लोग लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। x = 10 तथा योगफल 17, यानी x = 10 तथा योगफल जो है आपका 17। x = 99, तब आपका योगफल कितना होगा 106। यानी जो x + 7 है, यक्ष के जहाँ पे आप 10 और 99 को रख के जोड़ेंगे 7 में, तो आपको पहला जो योगफल है 17 प्राप्त होगा और दूसरा योगफल आपको कितना प्राप्त होगा 106। ठीक है। अब आता है हमारा अंतर की संक्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में हेडिंग है आपका, जब हम 50 में से 9 को घटाते हैं तो उत्तर 41 प्राप्त होता है। यहाँ पे श्यामपट्ट कार में भी आप वही लिख लीजिएगा। फिर देखिए, जब हम 50 में से y को घटाते हैं तो उत्तर 50 - y प्राप्त होता है। उसमें यदि y = 0 तो अंतर 50 ही होगा। यानी y का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे तो अंतर कितना होगा 50 में से 0 गया तो 50 ही होगा। यदि y = 5 हो तो अंतर 45 प्राप्त होगा। यानी y बराबर हम लोग 5 रखेंगे तो अंतर कितना मिलेगा हम लोग को 45 का। ठीक है। श्यामपट्ट कार में आप लोग लिख लेंगे वही 50 - y, y = 0 रखने पे अंतर आपका 50 आएगा और y = 5 रखने पर अंतर आपका 45 आएगा। अब हेडिंग होगा आपका छात्राध्यापक क्रिया में गुणन की संक्रिया। जब हम 22 और 9 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 22 × 9 यानी 198 प्राप्त होता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। श्यामपट्ट कार में 22 × 9 = 198। आगे बढ़ते हैं। जब हम a और 9 का गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या होगा a क्या हो जाएगा a × 9 हो जाएगा। ठीक है। और देखिए क्या पाते हैं हम लोग 9a पाते हैं। यही आप श्यामपट्ट कार में लिखिएगा 9a। यदि देखिए यहाँ पे दिया है a का मान अगर 0 रखें तो आपका गुणनफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a का मान 1 रखें तो आपका गुणनफल 9 हो जाएगा। यदि a का मान 2 रखें तो आपका गुणनफल कितना होगा 18 हो जाएगा। यही चीज़ आप यहाँ पे श्यामपट्ट कार में लिख लेंगे a का मान रख के। ठीक है। अब आता है हमारा भाग की संक्रिया। फिर से आपका छात्राध्यापक क्रिया में हेडिंग है, जब हम 20 को 5 से विभाजित करते हैं तो भागफल 20 / 5 = 20/5 यानी 4। जब हम z को 5 से विभाजित करते हैं तो z / 5 होता है यानी z/5 प्राप्त होता है। श्यामपट्ट कार में आप लोग लिख लीजिएगा 20/5 यानी 20/5 = 4। फिर यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा z / 5। तो देखिए यदि z = 1 रखेंगे
तो आपका जो भागफल है वो कितने में आएगा, पॉइंट में आएगा, 0.20, 0.2। यदि जो आप z बराबर 10 रखेंगे तो आपका जो भागफल कितना आएगा, 2 आएगा। वही चीज़ आप यहाँ पे रख के देख लीजिएगा, श्यामपट्ट कार्य में रख दीजिएगा। अब आता है हमारा शिक्षण बिंदु में, फिर से आपका हेडिंग होगा संख्याओं का घातांकीय रूप। तो देखिए फिर आप लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया में 10 × 10 × 10 को संक्षेप में 10 पे क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 10 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे छात्र क्रिया में। फिर आप ये देखिए श्यामपट्ट कार्य में इसको देख के लिख लेंगे आप लोग। फिर 10 × 10 को संक्षेप में 10 पे घात 2 लिखते हैं। संख्याओं के गुणनफल में पुनरावृत्ति हो रही संख्याओं को इस प्रकार से संक्षेप में लिखने को घातांकीय रूप में प्रदर्शित करना कहते हैं। इसी प्रकार 5, यहाँ पे देखिए 5 × 5 × 5 यानी 5 पे कितना पावर 3। फिर p × p यानी जितना p होगा उतना p पे क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, अगर इंटू में है तो। वैसे ही देखिए हमारा ये भी है। फिर 5 का गुणा, जो तीनों 5 है उसका और तीनों p का गुणा करेंगे तो 5 पे 3 × p पे 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही चीज़ आप यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट कार्य में आप लोग लिख लेंगे। ये देखिए इसको आप लोग श्यामपट्ट कार्य में लिख लीजिए। फिर देखिए n को 3 बार गुणा करेंगे तो n पे पावर कितना होगा, 3 होगा। अब आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न में आप जो प्रश्न बोध प्रश्न में पूछते हैं उसको दोहराना नहीं है, इसमें आपको नए प्रश्नों को लेना है। ठीक है, इसमें प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है चर किसे कहते हैं, तो छात्रों का उत्तर है ऐसा अक्षर संख्या जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं, चर। दूसरा m × m यानी कितना हो गया, ये को घातांकीय रूप में लिखे तो क्या हो जाएगा, m पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है चर एवं अचर संख्याओं पर मूल संक्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो ये जो छात्रों का उत्तर है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अब आता है हमारा निरीक्षण एवं लेखन कार्य, यानी जब छात्र को आप पढ़ा लेते हैं और श्यामपट्ट पे जो आप लिखते हैं उसे छात्रों को निर्देश देते हैं कि वो अपनी कॉपी में लिखें और पूरी कक्षा को जो निरीक्षण करते हैं वही हम इसमें लिखेंगे निरीक्षण कार्य में। देखिए कक्षा अध्यापक विद्यार्थियों से श्यामपट्ट कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने को बोलेंगे तथा स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगे। अब आता है हमारा लास्ट जो हेडिंग है गृह कार्य का। तो गृह कार्य में देखिए आप छात्रों को अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रश्न संख्या 1 में ABC तथा D का योगफल लिखिए। दूसरा है यदि z बराबर 4xy है तो z का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 4, x बराबर 1/2, y बराबर 1/2। तो यहाँ पे जो z दिया है 4x × y, तो यहाँ पे x y का मान आपको दिया है, आप यहाँ पे रखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई वाला ही है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपका उत्तर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, z का मान हो जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा a × b को घातांकीय रूप में लिखिए। चौथा प्रश्न है a पे 5bc² को विस्तारित गुणा के रूप में लिखिए, यानी a को आप कितने बार लिखेंगे, 5 बार, b को 1 बार और c को 2 बार। ठीक है, अब लास्ट जो हेडिंग आता है उसको हमारा किसका आता है, समीक्षा का आता है। तो समीक्षा हेडिंग डाल के आप लोग छोड़ देंगे, क्योंकि जो आपके अध्यापक होंगे आपका जो फाइल को चेक करेंगे उनके द्वारा आपके लेसन प्लान के बारे में यहाँ पे टिप्पणी किया जाएगा कि जो आपका लेसन प्लान है उसमें जो बच्चे हैं कक्षा में अनुशासन बनाए रखे हैं या नहीं। ठीक है, कक्षा में अनुशासन और जो आपने किन कौशलों का प्रयोग किया है कि नहीं, पुनर्बलन का प्रयोग किया है कि नहीं, और TLM का प्रयोग किया है कि नहीं, और जो आपका यह सारी चीज़ें त्रुटियाँ जो हैं क्या क्या हैं आपके लेसन प्लान में, यह सारी चीज़ें आपकी समीक्षा में टिप्पणी के माध्यम से आपके अध्यापक के द्वारा की जाती है।
तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान देखने हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। मोस्टली आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के देखने को मिल जाएंगे। हिंदी भी है उसमें आपका, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। उसकी आपको पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।